नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थली चैनल पर और मैं शालू धवन आप सबका स्वागत करती हूँ। आप बताइए सभी लोग कैसे हैं? बिल्कुल काफ़ी बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं साथ। उम्मीद करूँगी आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने स्थानों पर। बहुत बढ़िया जी। आप सभी जी विष्णु, अशोक, प्रेम, पिंटू, अनीता, कालूलाल, मैना, दिव्या, रेनू, दीपाल, अंशी, आप सभी बिल्कुल सभी का नमस्ते, सभी को राम राम। रेगुलर कमेंट चल रहे हैं भाई, किसी का नाम अगर छूट जाए तो नाराज मत होइएगा। बिल्कुल हाँ, लगातार जो आपके कमेंट्स है ना वो सब हाँ बिल्कुल काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। सुबह का प्रणाम आप सभी को भाई, सुबह का प्रणाम। हाँ जी, गजानन गोदारा, दिशा शर्मा जी, काफ़ी बच्चे देखिए नए हैं, काफ़ी पुराने। मैं ठीक हूँ भाई, जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करते हैं ईश्वर आप सभी को, आपके परिवारों को स्वस्थ और मस्त रखे और हम लोग भी स्वस्थ रहें ताकि आपके साथ रेगुलर हमारा एक कनेक्शन चलता रहे। जैसा कि कल परसों से न्यूज़ में आ रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन जो है वो सामने आ रहा है और आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि ब्रिटेन से सब देशों ने अपनी अपनी जो वो कहा जाए कि एक तरह की कनेक्टिविटी है वो ख़त्म की है। और ब्रिटेन का जो ये कोरोना का नया जो स्ट्रेन है इसके चलते कुछ संभावना ये भी है, कुछ स्थिति ये भी लागू होती है कि शायद दोबारा से जो है थोड़ा सा सख्ती बरती जाए। लेकिन किसी भी तरह की कंडीशन हो, हमें पॉजिटिव ही रहना है, सकारात्मक बने रहना है। अच्छा है हम लोग सब अपने घर में हैं तो इस माध्यम से हो सकता है हमारी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो रही हो, बाहर घूमने फिरने को बढ़िया टाइम मिलता है, सरकार की कोई पाबंदी नहीं होती तो इच्छा करती है कहीं घूम आए। सरकार की पाबंदी है तो घर में मजबूरी में चाहे रह रहे हैं, लेकिन मजबूरी में फिर हमें लगता है कि पढ़ाई कर ली जाए तो बेहतर है भाई सभी। हाँ नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, परंतु फिर भी आप सभी सतर्क रहिए, अपनी तरफ से सतर्क बने रहिए, मास्क का रेगुलर प्रयोग करिए और बाकी जो घर वाले हैं उनको भी जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना कीजिए जी। सभी लोग पहले वही बात, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। हम लोगों ने मनोविज्ञान को स्टार्ट किया था कि मनोविज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस रूप में मनोविज्ञान हमारे यहाँ तक पहुँचा। देखिएगा एक बात, आप लोग इस बात को स्वीकार करके चलिएगा कि कोई भी जो विषय है, कोई सा भी विषय हो, वो विषय अपनी उत्पत्ति से, जिस समय उस विषय की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा नहीं है कि उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक वो विषय वैसा ही चले, ऐसा कभी नहीं होता भाई। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति हुई थी 400 वर्ष ईसा पूर्व, यानी अभी ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था, उनसे 400 साल पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अब 400 साल पहले जैसे शुरू हुआ, ईसा पूर्व 400 साल पहले जैसे शुरू हुआ और तब से लेकर आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी तक, बताइएगा इस विषय के स्वरूप में बदलाव होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर से इसके स्वरूप में क्या होगा, समय के अनुसार क्या होगा, परिवर्तन होगा। और ये केवल मनोविज्ञान विषय की बात नहीं है, कोई भी विषय हो, जो भी विषय हो, वो विषय जब शुरू होता है तो उसका स्वरूप अलग होता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो स्वरूप में बदलाव आता है, स्वरूप में चेंज आता है। किसी भी विषय के स्वरूप में जो ये परिवर्तन आता है, इसी को किसी भी विषय के विकास की क्या कहा जाता है? अवस्था। प्रत्येक विषय विकास की अलग अलग अवस्था से गुजरता है, यानी कि प्रत्येक विषय के स्वरूप में टाइम के अनुसार परिवर्तन आता है। प्रत्येक विषय, मैं केवल एक विषय मनोविज्ञान की बात नहीं कर रही, मैं प्रत्येक विषय की कह रही हूं। जीव विज्ञान जब प्रारंभ हुआ तो उसको पढ़ने का तरीका अलग था, उसकी विषय वस्तु अलग थी। जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, सभ्यता आगे बढ़ती गई, जीव विज्ञान में बदलाव आते गए। आज जीव विज्ञान को एक अलग तरह से पढ़ा जाता है
और हो सकता है आने वाले समय में और अलग तरह से पढ़ा जाए, आने वाले टाइम में हम और अलग तरह से पढ़ें। इसी तरह से मैं मनोविज्ञान की बात कर रही हूं। शुरू तो हुआ था दर्शन के एक विषय के रूप में, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ती गई विषय के स्वरूप में बदलाव होता गया, और विषय के स्वरूप में जो बदलाव है उसी को ही किसी भी विषय में आने वाली या कहूं विषय के विकास की क्या कहा जाता है, अवस्था। ये जो मनोविज्ञान अपने प्रारंभ से लेकर आज वर्तमान तक, यानी 400 साल से लेकर आज वर्तमान तक कैसे कैसे इसमें बदलाव आए, कौन कौन से चेंजेस आए, किस किस ने महत्वपूर्ण कार्य किया, कौन इसका जनक है, किसकी कौन सी किताब मुख्य है, कहां से प्रश्न किस तरह के बनते हैं, तो यही सारी चीजें हमें जाननी है। हाँ जी भाई मनोज, ऑनलाइन को किस किस को ऑनलाइन में मजा नहीं आता जी? ऑनलाइन क्लासेस जो है, ऑनलाइन क्लासेस वास्तव में कहूं तो अभी आपकी पढ़ाई का एकमात्र जरिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो घर बैठकर सेल्फ स्टडी में ये सहायक सिद्ध होंगी। आप जो खुद पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आप दोनों को अगर कनेक्ट करके चले तो याद रखिएगा आप बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि परीक्षा पास करने का अभी मात्र यही जरिया है। ऑफलाइन कोचिंग खुलने की संभावना फिलहाल किसी भी तरह की प्रतीत नहीं हो रही। अभी कोई सूचना नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग खोली जाए, और कल ही जो आपके कहूं जो आपके मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, केंद्रीय जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो अभी फरवरी में होने की कोई संभावना नहीं है, जबकि उनकी डेट डिसाइड कर दी जाती थी और समय के अनुसार पहले बात थी कि समय पर बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी। तो सीबीएसई में जो 10वीं 12वीं का बोर्ड है वो समय पर अभी नहीं होगा, फरवरी में परीक्षा नहीं होगी। आगे की जो डेट है उसे अभी कोई नहीं बताया गया, तो समय के अनुसार वो सारी कार्यवाही आगे होगी। तो बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग कब खुले, किस तरह की व्यवस्था हो, फिलहाल यही माध्यम है भाई आपके पास तैयारी का जी। अच्छा, दीपक कह रहे हैं कोचिंग में जाने से टाइम खराब होता है। बिल्कुल देखिएगा, कोचिंग में जाने से यहाँ ये आपके लिए, मुझे भी सच कहूँ तो कुछ अच्छा लगा है। हालांकि मैं खुद ऑफलाइन कोचिंग से हूँ, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा ये ठीक लगा, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था और ऑफलाइन कोचिंग व्यवस्था दोनों में कहूँ तो जो ऑफलाइन की सारा जो कहूँ प्लस अलग है, जो उसकी पॉजिटिव जो बातें हैं वो अलग हैं, और ऑनलाइन की पॉजिटिविटी अलग है। ऑनलाइन में आपका ध्यान भटकने के साधन कम है, ऑफलाइन में वो साधन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ठीक लगा है जी। अब शुरू करते हैं अपनी इस बात को, ये जो अपनी सारी कहानी है। देखिएगा हम धीरे धीरे उसी आधार पर चलते जाएंगे। तो आप एक बार ये देखिएगा, कल हमने जो चर्चा शुरू की, ये जो आपके लिए लिखी गई है पीडीएफ, सारी ही बातें बेहद महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। आप देखिएगा हम जो चर्चा कर रहे हैं, एक मिनट आप देखिए, एक सेकेंड रुकिए। रीड के अकॉर्डिंग जो आपकी जो एक सेकेंड रुक जाओ भाई बच्चों। अब देखिएगा, रीड के अकॉर्डिंग जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, कल भी मैंने आपको ये बताया कि मनोविज्ञान जो है वो 2 शब्दों से बना है। मनोविज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है वो क्या है? साइकी, और दूसरा जो शब्द है वो क्या रहेगा? लोगोस। साइकी और दूसरा शब्द जो है वो क्या रहेगा? लोगोस रहेगा। लोगोस जो है, साइकी का जो अर्थ है, एक मिनट रुको भाई, ये क्या देखिएगा, साइकी जो है, साइकी का अर्थ क्या होगा? आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होगा? विज्ञान। कल भी हमने यही सारी बात पढ़ी थी। मनोविज्ञान जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है,
और मनोविज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई, साइकी और लोगोस। साइकी का जो अर्थ है वो क्या है, आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या हो गया, विज्ञान। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं इस बात को कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो विषय है, या कहूं प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान की जननी विषय, किस विषय से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो मनोविज्ञान की जो जननी विषय है वो कौन सा विषय माना जाता है, दर्शन शास्त्र। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और सारी ही चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान विषय की अगर हम बात करें तो ये 400 साल ईसा पूर्व अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम क्या था, डी एनिमा। ध्यान रखिएगा, जो अरस्तु की पुस्तक है इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान विषय किस विषय से, या जो कहूं मनोविज्ञान की जो पुस्तक है, मनोविज्ञान विषय की जो उत्पत्ति हुई वो किस पुस्तक से मानी जाती है, तो पुस्तक का जो नाम है वो नाम क्या रहेगा, डी एनिमा। ये महत्वपूर्ण बात है। देखो कल भी मैंने आपको ये बात बताई, कल भी हमने इस तरह की एक चर्चा की थी, और वो चर्चा हमारी क्या थी, वो ये चर्चा थी कि कल भी हमने एक थोड़ी सी जो बात की थी वो ये बात की थी कि साइकोलॉजिया, ये जो किताब थी, साइकोलॉजिया किताब में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया, साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजिया किताब थी ये किस समय लिखी गई थी, 1590 में। और मैंने आपको ये बताया कि कभी भी प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, प्रथम पुस्तक कौन सी है, साइकोलॉजिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। परंतु इसके साथ एक दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजिया पुस्तक 1590 में आई, लेकिन अगर मनोविज्ञान की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण किताब पूछी जाए तो वो किताब कौन सी है, डी एनिमा। अरस्तु जो थे, अरस्तु ने मनोविज्ञान विषय का जो, मनोविज्ञान विषय की जो चर्चा की, या अरस्तु ने मनोविज्ञान विषय के बारे में जो भी बातचीत की, वो सारी जो स्थितियां हैं वो सब चर्चा अरस्तु ने अपनी किस किताब में की थी, डी एनिमा। डी एनिमा जो किताब थी, इस किताब के पीछे की कहानी क्या है, या डी एनिमा पुस्तक जो है ये पुस्तक किस तरह से कार्य करती है। देखो अरस्तु ऐसे नहीं थे कि उन्होंने कोई सोचा विचारा कि हाँ मैं मनोविज्ञान का जनक बनूंगा। अरस्तु के मन में कोई ये बात आई कि हाँ मुझे मनोविज्ञान विषय को जन्म देना है या मनादर्शन विषय की उत्पत्ति करनी है, नहीं। ये जो चर्चा शुरू हुई ये कैसे शुरू हुई कि जिस समय अरस्तु यूनान में थे, अरस्तु का जन्म जब यूनान में हुआ तो उस समय देखो क्या हुआ कि अरस्तु के समय जो यूनान था, भाई अरस्तु का जन्म 400 वर्ष ईसा पूर्व हुआ, यूनान जो है उस समय दो भागों में बटा हुआ था। यूनान का एक हिस्सा कहलाता था एथेंस और यूनान का दूसरा हिस्सा क्या कहलाता था, स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा जो थे ये यूनान के ही दो भाग थे। भाई एक राज्य के दो अलग अलग जिले मान लो, ये एक बड़ा राज्य है, इसके दो जिले हैं, एक जिला तो है एथेंस और एक जिला कौन सा हो गया, स्पार्टा। ये अरस्तु के जन्म की समय की बात बता रही हूं। अब क्या था, एथेंस के जो नियम थे वो नियम ये थे कि यहां पर जब बच्चे की उम्र 7 साल की होगी तो बच्चे को पढ़ने के लिए किसी गुरु के पास भेजा जाएगा और बच्चा गुरु के पास जाएगा और वहां शिक्षा दीक्षा लेगा। ये एथेंस की स्थिति थी। जबकि इसके उलट स्पार्टा की स्थिति क्या थी कि जब बच्चे की उम्र 7 साल की होगी उस समय क्या होगा, बच्चे को राजा के जो सैनिक हैं वो मां से अलग कर लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो।
राजा के सैनिक बच्चे को मां से एक तरह से कहूं कि छीन लेंगे, और छीनने के बाद उन बच्चों के रहने की जो व्यवस्था है राजा द्वारा संचालित निश्चित विद्यालयों में की जाएगी। राजा द्वारा संचालित जो विद्यालय थे उन विद्यालयों में क्या व्यवस्था थी कि एक तरह से कहूं कि राजा के जो हॉस्टल संचालित होते थे या राजा द्वारा जो विद्यालय संचालित होते थे स्पार्टा में, वहां क्या व्यवस्था थी कि वो हॉस्टल एक तरह से कहूं कि केवल और केवल इसलिए संचालित होते थे ताकि केवल शक्तिशाली जो बालक है बस वही बच सके, और जितने भी निर्बल बालक हैं उनकी वही मृत्यु हो जाए। हॉस्टल जो चलते थे या विद्यालय जो चलते थे, मान लीजिए उन विद्यालयों में 100 बच्चों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन उस हॉस्टल में कितने बच्चों को रखा जाएगा? 400 बच्चों को, और उन्हें खुली छूट दी जाएगी कि भोजन 100 बच्चों का ही आएगा। जो शक्तिशाली है वो अपना भोजन छीन ले, चाहे इसके लिए तुम्हें दूसरे निर्बल को मारना ही क्यों ना पड़े। तो कंडीशन ये थी, स्पार्टा में केवल शक्ति का बोलबाला था। शक्तिशाली निर्बल की हत्या करके ही आगे बढ़ सकता था, और स्पार्टा के जो लोग थे उनका उद्देश्य केवल मात्र इतना था कि हमें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल शक्ति, और हम केवल शक्ति के दम पर ही आगे जाएंगे। अब क्या था, अब स्थिति क्या थी कि जब अरस्तु का जन्म हुआ तो ये कंडीशन चल रही थी, साथ साथ थे ये दोनों स्थितियां। बॉर्डर पर हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता था। एथेंस के लोगों को कौन तंग करते रहते थे? स्पार्टा के सैनिक हर समय तंग करते थे, और ये प्रयास होता था कि एथेंस पर भी अधिकार कर ले ताकि इन सब की व्यवस्था हम ही चलाएं। अरस्तु जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अरस्तु को ये बात समझ आई कि भाई अगर स्पार्टा ने एथेंस पर अधिकार कर लिया तो जैसा वो खुद है वैसा ही वो हमें बनाएगा, और एक दिन ये मारकाट के आधार पर यूनान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपस में लड़कट कर सब मर जाएंगे और यूनानी सभ्यता का विनाश हो जाएगा। जब अरस्तु ने सारी स्थितियां देखी तो अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने क्या बात की कि भाई अगर यूनान के अस्तित्व को बचाना है, यूनान के अस्तित्व को बचाना है तो हमें स्पार्टा के लोगों को सुधारना होगा। और स्पार्टा के लोगों को कैसे सुधारेंगे? भाई अरस्तु के मन में जो ये चर्चा आई कि स्पार्टा के लोगों को सुधारना होगा, तो बात यह आई कि इनको कैसे सुधारा जाएगा। तो अरस्तु ने एक चर्चा की कि स्पार्टा के लोगों को सुधारने का मात्र एक ही तरीका है कि इन लोगों की आत्मा का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, और ये देखा जाए इनकी आत्मा में कौन सी बुराई आ गई, और आत्मा में जो बुराई हमें नजर आए उस बुराई को हम किसके माध्यम से दूर करेंगे? शिक्षा के माध्यम से दूर करेंगे। ये सबसे पहली बात किसने कही थी? अरस्तु ने। अरस्तु ने ये जो चर्चा की कि स्पार्टा के लोगों की आत्मा का अध्ययन करो और उनकी आत्मा में जो बुराई है उस बुराई को दूर करो, ये सारी चर्चा अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक में लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? डी एनिमा। ये जो डी एनिमा पुस्तक थी, इस पुस्तक में जो अरस्तु ने जो भी चर्चा की, और इसी पुस्तक में अरस्तु ने सबसे पहले बात की कि स्पार्टा के लोगों की आत्मा का अध्ययन करेंगे, तो वहीं से मनोविज्ञान विषय की क्या मानी गई? उत्पत्ति मानी गई। मनोविज्ञान विषय की जो उत्पत्ति है वो अरस्तु की किस किताब से मानी जाती है? डी एनिमा। समझ आई यहां तक की कहानी? हाँ बिल्कुल, श्याम सुंदर शर्मा, इन्होंने सही लिखा है। स्पार्टा वाले अपनी मातृभूमि की रक्षा, बिल्कुल स्पार्टा के जो लोग हैं उनका उद्देश्य केवल इतना ही था, जितने भी बाहरी जो लोग हैं उनसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। लेकिन रक्षा में वो इतने कहूं कि तल्लीन हो चुके थे, केवल मारकाट सीखते थे, केवल मात्र मारकाट। हाँ, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी,
ने भी बताया कि आरंभ में सोल का अध्ययन होता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि अरस्तु ने सोच विचार कर विषय को शुरू किया, या ये विषय इसलिए शुरू किया गया कि रीट में 30 नंबर देगा। ऐसा तो नहीं सोचा गया ना कि रीट में बच्चों को 30 नंबर चाहिए तो हम इस विषय को शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ। विषय की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत किस लिए हुई थी? ताकि स्पार्टा के लोगों की किसका अध्ययन किया जा सके? आत्मा का। और आत्मा का अध्ययन करके शिक्षा के द्वारा आत्मा में जो भी बुराइयां हैं, जो भी उसमें जो कमियां हैं, जिनके कारण वो मारकाट करते हैं, जिनके कारण वो मानवीयता से दूर हो चुके हैं, उन सभी बुराइयों को दूर किया जा सके। तो अरस्तु ने ये जो पूरी चर्चा की थी, ये सारी चर्चा अपनी किस किताब में की थी? डी एनिमा में। और क्योंकि डी एनिमा में सारी चर्चा हुई थी, हाँ बहुत हंसी आ रही है भाई सबको, बहुत बिल्कुल सही तो कह रही हूं। विषय इसलिए नहीं आया कि आप लोगों को 30 नंबर दे सके, विषय इसलिए आया था ताकि इन लोगों की आत्मा को सुधार सके। अरस्तु ने जब शुरू में किताब लिखी तो लोगों ने स्वीकार किया, हाँ आत्मा को पढ़ेंगे और आत्मा को सुधारेंगे। लोग अरस्तु की बातों से सहमत होते रहे। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक घोषित किया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो बात यह आई कि भाई आत्मा का अध्ययन तो तब करेंगे जब आत्मा दिखेगी। आत्मा को पढ़ा तो तब जाएगा जब वो नजर आएगी। जब तक वो नजर ही नहीं आएगी तो आत्मा को पढ़ेंगे कैसे? और फिर धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो बदलने लगी। तो हाँ बिल्कुल, ये सारी जो बातें हैं सब चर्चा यहीं से शुरू हुई थी। ये एक बेस है, एक वो स्थिति, दर्शन से जुड़ी हुई वो कहानी, दर्शन की किताबों में मिलने वाली वो कहानी जहां से मनोविज्ञान विषय की शुरुआत हुई थी, जहां से मनोविज्ञान विषय जो है वो चल कर आया और मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो ध्यान रखिएगा, यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये दो बातें क्या हैं? पहली बात तो ये कि साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है, और दूसरी, उत्पत्ति के लिए कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाएगी? डी एनिमा। ठीक है। हाँ देखिए, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये सभी दार्शनिक हैं। बिल्कुल इंदिरा चौधरी, आपने एकदम सही लिखा है। हम अभी यही बात करेंगे। डी एनिमा पुस्तक में ही अरस्तु ने कहा था कि अशुद्ध आत्मा को शिक्षा से शुद्ध करेंगे। और डी एनिमा में ही पहली बार ये बात की गई थी कि आत्मा को पहले पढ़ेंगे, पढ़कर पता करेंगे आत्मा में क्या अशुद्धि है, और फिर जब अशुद्धि पकड़ में आ जाएगी तो उसे शिक्षा देकर क्या किया जाएगा? शुद्ध किया जाएगा। तो ये जो सारी कहानी है ये 400 साल ईसा पूर्व शुरू हुई। एक और बात आप याद रखेंगे, एक और चीज जो यहां आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान कितना पुराना विषय है। तो ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान कितना पुराना विषय है, तो ये कई बार इस तरह की चर्चा की जाती है। तो 400 साल तो ईसा पूर्व और प्लस 2100, अभी भाई 21वीं सदी चल रही है, यानी कि मनोविज्ञान विषय की बात करूं तो लगभग 2400-2500 साल पुराना विषय है। ईसा पूर्व आप सभी परिचित होंगे। ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व, फिर ईसा का जो जन्म है वो 0 माना गया, और फिर उसके बाद हमारी ईसवी शुरू हो गई। तो ये जो स्थितियां हैं ये आपस में जुड़ेंगी। तो मनोविज्ञान विषय कितना पुराना विषय है? लगभग 2400-2500 साल पुराना विषय है। कौन सा विषय? मनोविज्ञान। ठीक है बात। तो ये बात आपको और यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, हम जो चर्चा कर रहे थे सारी कहानी, यहां देखिएगा ये वही स्थिति लिखी गई है। अब देखिए, डी एनिमा जो पुस्तक थी, डी एनिमा पुस्तक में उन्होंने न्यूमा या प्राणवायु को शुद्ध करने की बात की।
ये न्यूमा जो शब्द है, इस शब्द का पहला प्रयोग या कहूं न्यूमा शब्द का जो चर्चा है वो अरस्तु की किताब में मिलती है। देखो ये 400 है, यहाँ पर ये 300 लिखा है। उस समय 400 साल ईसा पूर्व अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था? डी एनिमा। और इस पुस्तक में उन्होंने मनोविज्ञान की सर्वप्रथम क्या की थी? चर्चा की थी। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा सभी बिल्कुल, हाँ काफी बच्चे साथ जुड़े हैं। सभी बच्चे भाई प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। हाँ सभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर करते जाइए। अब देखिएगा, इस पुस्तक में उन्होंने न्यूमा या किसकी शुद्धता की चर्चा की? न्यूमा या प्राणवायु की शुद्धता की बात की कि यदि समाज को स्वस्थ रखना है तो न्यूमा को शुद्ध करना जरूरी है। और इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। हम लोग ये पढ़ते हैं ना, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक हैं, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक हैं। तो अरस्तु मनोविज्ञान के जनक क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले इस तरह की जो चर्चा की थी, आत्मा के अध्ययन की जो बात की थी, वो सबसे पहले करने वाले कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने आत्मा की शुद्धता की जो बात है वो किससे की थी? शिक्षा से। अरस्तु ने भाई ये बात की थी कि आत्मा को हम किससे शुद्ध कर सकते हैं? आत्मा को हम किससे शुद्ध कर सकते हैं? शिक्षा से। इसीलिए अरस्तु जो है उनको मनोविज्ञान का जनक तो कहते ही हैं। दूसरी एक बात और ध्यान रखनी है, अरस्तु कौन है? मनोविज्ञान के जनक। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि स्किनर जो है, स्किनर ने अरस्तु के लिए एक उपमा दी, और स्किनर ने अरस्तु को, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्किनर ने अरस्तु को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे की बात बताती हूं। ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, ये प्रश्न पूछा जाता है। श्याम सुंदर शर्मा ये कह रहे हैं कि न्यूमा किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। मैं आपको यहाँ जो भी कंटेंट हम लोग लेकर आए हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको एग्जाम में नहीं मिली हो। सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बात काफी महत्वपूर्ण है। तो न्यूमा को प्राणवायु कहा जाता है, और कहने वाले कौन थे? अरस्तु। ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है, हाँ अरस्तु को जनक बिल्कुल कई लोगों ने कहा, और स्किनर की बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। देखो स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा अरस्तु प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। क्यों कहा? क्योंकि अरस्तु ने बात की थी कि भाई आत्मा को पढ़कर आत्मा की जो अशुद्धि है, उस अशुद्धि को हम किससे दूर करेंगे? शिक्षा से। यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में सुधार की जो पहली बात थी, शिक्षा के द्वारा बिहेवियर में सुधार की जो पहली चर्चा थी, वो चर्चा करने वाले विचारक कौन थे? अरस्तु। इसीलिए स्किनर ने अरस्तु को क्या कहा? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अब यहां आपके लिए एक बात और महत्वपूर्ण होगी, और वो क्या होगी कि मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान विषय में नॉर्मल प्रश्न आ जाए और आपके लिए प्रश्न आए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? उत्तर दीजिएगा मुझे इस प्रश्न का। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, मुझे उत्तर दीजिए एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? बताइएगा। हाँ भाई लाइक और करते जाइए। बिल्कुल, इंदिरा चौधरी केलर ने कहा अरस्तु सभी मनोवैज्ञानिकों के पिता हैं, और लुडिन ने कहा था अरस्तु जो है पहले मनोवैज्ञानिक हैं।
अरस्तु, सभी आंसर अरस्तु दे रहे हैं। और पिंटू और प्रदीप कह रहे हैं, पिंटू कह रहे हैं थॉर्नडाइक, श्याम सुंदर भी थॉर्नडाइक कह रहे हैं और बाकी सब कह रहे हैं अरस्तु। अरस्तु और थॉर्नडाइक के मध्य कंफ्यूजन। अरस्तु थॉर्नडाइक लगातार आपके उत्तर चल रहे हैं। भाई लाइक भी करते जाइए इस क्लास को। अरस्तु थॉर्नडाइक दोनों में ही चल रहा है। यहां ये जो प्रश्न है देखो, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या होगा? थॉर्नडाइक। ठीक है, बिना सोचे विचारे, ये तो आपको बिल्कुल अगर गहरी नींद से भी जगाकर पूछ लूं ना कि कौन है पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए थॉर्नडाइक। लेकिन अब अगर दूसरी बात करूं, यदि प्रश्न में आ जाए स्किनर के अनुसार, प्रश्न में ये बात पूछी जाए स्किनर के अनुसार प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, तो स्किनर के अनुसार प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन होंगे? स्किनर के अनुसार पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन होंगे? अरस्तु। ये दो अलग अलग प्रश्न है भाई, दो अलग अलग बातें हैं। नॉर्मल प्रश्न कभी भी पूछा जाए पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है तो थॉर्नडाइक रहेगा, और प्रश्न में स्किनर को जोड़ दिया जाए, स्किनर को जोड़ते ही उत्तर थॉर्नडाइक नहीं होगा, उत्तर क्या होगा? अरस्तु होगा। साधारण स्थिति में स्किनर नहीं हो और प्रश्न आ जाए पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, तो उत्तर क्या होगा? थॉर्नडाइक। ये दोनों ही स्थितियां कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये बनाई जाती हैं, ये बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। हाँ बिल्कुल जी जी, एकदम सही आप सबका, हाँ बिल्कुल सही बात है। यदि नॉर्मल प्रश्न आ जाए तो कौन होगा उत्तर? थॉर्नडाइक। और यदि स्किनर के अनुसार आए तो उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा उत्तर? अरस्तु। क्लियर है बात? चले अब आगे। देखो, इस तरह की छोटी छोटी स्थितियों से आपको कंफ्यूज किया जाता है। ध्यान देंगे, एक बार चीज को समझ लेंगे तो कभी भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा, हर बार आपका उत्तर सही जाएगा। तो ये माइनर जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा जी, अब देखिएगा आगे अगर हम चलें तो जो मैं अभी आपके लिए लेकर आई हूं, यहां क्या लिखा है, इसी पुस्तक में उन्होंने न्यूमा या प्राणवायु की शुद्धता की बात की कि यदि समाज को स्वस्थ रखना है, यदि समाज को स्वस्थ रखना है तो किसको शुद्ध करना जरूरी है? न्यूमा को शुद्ध करना जरूरी है। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा गया? मनोविज्ञान का क्या कहा गया? जनक कहा गया। ठीक है, यहां तक की बात। ये प्रत्येक बात आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कहा जाता है, अगली स्थिति क्या कहती है, मनोविज्ञान को विकास की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो मनोविज्ञान को विकास की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और मैंने आपको अभी ये बात क्लियर की कि किसी भी विषय के विकास की जो अवस्था है, किसी भी विषय के जो विकास की अवस्था है वो विषय में आने वाले किसको बताती है? परिवर्तन को। समय के साथ उस विषय में क्या परिवर्तन हुआ और वास्तव में विषय का जो परिवर्तन है वो किससे जुड़ता है? विषय में पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु से। शुरू में उस विषय में क्या पढ़ा जाता था, फिर टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज हुआ, फिर क्या पढ़ा जाने लगा, फिर क्या पढ़ा जाने लगा, वर्तमान में हम क्या पढ़ते हैं। सब विषयों की अगर आप बात कर लें, जैसे कि हम राजनीति विज्ञान की बात कर लें, तो वहां भी विकास की यही अवस्थाएं हैं। आप कोई भी विषय उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक विषय के विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ ये जो स्थिति है ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि मनोविज्ञान के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ध्यान रखना कितनी अवस्थाएं हैं? 4। और ये चारों अवस्थाएं कौन सी हैं? आत्मा, मन, चेतना और
व्यवहार। चारों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें वुडवर्थ की एक बहुत फेमस परिभाषा है और ये पूछी जाती है कई बार। वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई और वर्तमान में वो व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है। वुडवर्थ ने जो ये परिभाषा दी, वुडवर्थ ने जो ये कथन कहा, इसमें वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की चारों अवस्थाओं का जिक्र किया है। चारों ही अवस्थाओं की बात की है। पहले आत्मा छोड़ी, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई और अब किसको अपनाए हुए है? व्यवहार को। परिभाषा के आधार पर भी आपको ये चारों क्रम से ध्यान रखने हैं। पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। और ये नॉर्मल स्थिति आपको ध्यान रखनी है। मनोविज्ञान को विकास की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। 4 भाग जो है इसके, उसमें पहला जो भाग है, पहली जो स्थिति है, या कहूं मनोविज्ञान के विकास की सबसे पहली अवस्था में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता था? आत्मा का अध्ययन। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी ये बात कि विकास की ये चारों अवस्थाएं कैसे चलती हैं। पहले आत्मा, फिर आत्मा नजर नहीं आ रही, आत्मा को पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर मन को पढ़ लेंगे, लेकिन मन भी नजर नहीं आया, मन पर प्रयोग करना संभव नहीं हुआ। मन नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? चेतना। और फिर बात ये आई चेतना बुरा शब्द है, तो अब क्या पढ़ेंगे? व्यवहार। तो इस आधार पर ये चारों जो स्थितियां हैं ये लागू होती हैं, चारों कंडीशंस जो हैं वो लागू होती हैं। तो पहली जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? आत्मा की अवस्था, जिसे क्या कहा गया? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो इसी आधार पर आपको ये ध्यान रखना है। देखिएगा यहां जो ये आत्मा से जुड़ी बातें हैं, कोई भी जब अवस्था पढ़ोगे तो सबसे महत्वपूर्ण होगा उस अवस्था के समर्थक। बाकी चीजों से प्रश्न कम आते हैं, समर्थकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, बाकी स्थितियों से जो प्रश्न है वो कम पूछे जाते हैं, लेकिन समर्थकों के प्रश्न जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं और समर्थक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी क्लास या कहूं किसी भी विषय में अवस्था के अकॉर्डिंग समर्थक जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहां भी वही बात है कि आत्मा का अध्ययन, उसके समर्थक कौन थे? भाई अरस्तु ने तो शुरू ही किया था। फिर कौन थे? प्लेटो। ये कौन है? डेकार्ट है। और कौन है? रुडोल्फ गोइंक्लर। गोइंक्लर जो है वो भी किसके समर्थक हैं? आत्मा के। तभी तो उन्होंने शब्द दिया साइकोलॉजी, क्योंकि आत्मा, हाँ, इसी स्थिति की बात करूं तो गोइंक्लर जो है, गोइंक्लर के साथ एक और विचारक आप जोड़ सकते हैं, गैरेट जो है ये आधुनिक है, लेकिन ये भी आत्मा के समर्थक है। भाई आज की बात करें, आज आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हैं, लेकिन आप आज भी ये बात करें, भाई मैं तो आज भी ये मानता हूं मनोविज्ञान में आत्मा को ही पढ़ते हैं। मैं ना तो चेतना को मानता हूं ना व्यवहार को, और मैं तो यही कहूंगा आत्मा को ही पढ़ा जाता है। आत्मा, परमात्मा क्या है और आत्मा किस तरह से, अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा, मुझे तो केवल आत्मा को ही पढ़ना है। तो चाहे मैं आज के युग में हूं तब भी मैं समर्थक किस अवस्था की हो जाऊंगी? आत्मा की। आत्मा की अवस्था के जो समर्थक हैं वो ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये गोइंक्लर जो है, ये गोयकल भी कई जगह आप लिखते हैं तो क्या है, देखो इंग्लिश नाम होते हैं, हिंदी में अलग अलग किताबों में इनका जो नाम है वो अलग अलग आ जाता है। तो नाम क्योंकि इंग्लिश है इसीलिए कई जगह गोयकल लिखते हैं, कई जगह गोइंक्लर लिखते हैं। आप देखिएगा, अब प्रश्न ये है कि यहां ये प्रश्न किस रूप में आएगा। तो प्रश्न कैसे आते हैं यहां से, मनोविज्ञान में आत्मा की जो अवस्था है उसके समर्थक कौन है, कौन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में से वो ढूंढना होगा जो समर्थक नहीं है। ठीक है, अब यहां जितने मैंने समर्थक लिखवाए लगभग आपको यही एग्जाम में मिलेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, आत्मा की जो अवस्था है उसके समर्थक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और रुडोल्फ गोइंक्लर, साथ ही साथ कौन होंगे? गैरेट। यहां क्या कहा गया, इस अवस्था के मानने वाले जो विचारक हैं उनका मानना था कि मनोविज्ञान में केवल आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है। वो ये मानते थे कि मनोविज्ञान में हम केवल किसको पढ़ सकते हैं? आत्मा को पढ़ सकते हैं। इस क्रम में अरस्तु के विचार मुख्य हैं और साथ ही 1590 में रुडोल्फ गोइंक्लर के द्वारा साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी गई। इसी आधार पर, क्योंकि साइकोलॉजिया जो पुस्तक, जो नाम है वो साइकोलॉजी, वहीं से साइकोलॉजी शब्द की बात आई और वहीं से साइकोलॉजिया आई। साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी जो शब्द है, बफरिंग हो रही है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, साइकी और लोगोस। तो आप शब्द के आधार पर भी ये देख सकते हैं, साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात शब्द के आधार पर भी ये बात आती है कि साइकोलॉजिया जो पुस्तक है वो किसके अध्ययन से जुड़ी है? आत्मा के अध्ययन से। यही ये चर्चा आपको ध्यान रखनी है कि यह जो पुस्तक है यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है और इसी पुस्तक में देखिएगा, इस क्रम में ये साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी गई, यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है और इसी पुस्तक में गोइंक्लर ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। परंतु धीरे धीरे समय के साथ जो ये मत है ये कैसा हो गया? अमान्य हो गया, क्योंकि आत्मा को देखना और उसे छूना कभी भी संभव नहीं हुआ। ये सारी बात आप किताबों में पढ़ते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है। गोइंक्लर ने जब विज्ञान शब्द को जोड़ा, साइकी प्लस लोगोस, लॉजी, विज्ञान, वैज्ञानिकता की बात आई, तो गोइंक्लर से प्रश्न किया गया, भाई आप अपने विषय को विज्ञान बनाना चाहते हो, लेकिन किसी भी विषय को विज्ञान बनाने में सबसे पहली बात ये आती है उसकी विषय वस्तु पर क्या किए जा सके? प्रयोग। गोइंक्लर ने कहा कि ठीक है, प्रयोग कर लेते हैं। अब दूसरे जो विचारक थे उन्होंने कहा भाई ठीक है, प्रयोग करने हैं तो आत्मा बताओ कहाँ है? आत्मा को पहले दिखाओ तो सही, तभी तो प्रयोग होंगे। जब तक आत्मा को देखेंगे नहीं तो प्रयोग कैसे करेंगे? भाई आज की बात करूं मैं, आज आपकी बात करूं, जब तक किसी चीज को देखोगे नहीं, छूओगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक उस पर प्रयोग कैसे करोगे? किसी भी चीज पर, किसी भी स्थिति में प्रयोग करने के लिए हमें उसको देखना, समझना जरूरी है। गोइंक्लर आत्मा को दिखाने में सक्षम नहीं हुए, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या कहा? बाकी लोगों ने क्या कहा? क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को देख नहीं सकते, इसीलिए हम आत्मा को पढ़ भी नहीं सकते। हाँ जी बिल्कुल, आप अब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। सभी अमूर्त व काल्पनिक तो आत्मा है। देखिए आत्मा को तो आज भी कोई देख नहीं पाया। आत्मा को देखना तो मुझे लगता है आज भी संभव नहीं है। भाई जब आत्मा को देखना ही संभव नहीं है तो आज भी बताइए आत्मा पर क्या प्रयोग किए जा सकते हैं? और अगर आप कहें किसी तांत्रिक की बात करें या कुछ और अगर हम कहें कि तो वो सारी चीजें जो है ठीक है, हम ये नहीं कहते, हर किसी का अपना मत है, हर व्यक्ति अपने आधार पर सोचता है, लेकिन यदि हम कहें तो शायद हम आत्मा को आज भी नहीं देख सकते। आत्मा को शायद आज भी देखना कभी भी संभव नहीं होता। इसीलिए आज के जो लोग हैं, नवीन कह रहे हैं आत्मा को देखना संभव है। चलिए हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो, इसीलिए तो मनोविज्ञान अप्लाइड सब्जेक्ट है। भाई हर किसी के खुद के पर्सनल व्यूज यहाँ काम कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं आत्मा को नहीं देख सकती, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं आत्मा को देखा जा सकता है। मनोविज्ञान तथ्यात्मक
जहां पर फैक्ट्स की बात आती है तो आत्मा से जुड़े हम तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। तथ्य नहीं है तो उन पर प्रयोग भी संभव नहीं है। जहां पर चीजों में इस तरह का कुछ घुमाव हो तो फिर विचार यह आता है कि यदि किसी विषय को वैज्ञानिक बनाना है तो उस विषय में हमें प्रयोग करने होंगे। तो बहुत से विचारक इस तरफ आ गए, क्योंकि आत्मा को देख नहीं सकते तो हम इस तरह के मत को मान्य भी नहीं कर सकते। तो मनोविज्ञान जो है पहली किस अवस्था से गुजरा? आत्मा की अवस्था से। दूसरी जो मनोविज्ञान की अवस्था थी, दूसरी मनोविज्ञान की अवस्था कौन सी थी? आत्मा की अवस्था क्योंकि अमान्य हो गई तो मनोविज्ञान अब नेक्स्ट अवस्था में आया। और दूसरी अवस्था कौन सी आई इसके सामने? मन की अवस्था, मन का अध्ययन। यहां भी जो मन का अध्ययन है, यहां भी आपको ध्यान रखना है समर्थक। मैंने आपको पहले ही कहा कि समर्थक आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो यहां भी जो ये समर्थक हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। समर्थक कौन है? पैम्पोलॉजी और टॉमस रीड। मन में भी यही बात आई कि जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, वो भी मन को नहीं देख सकते। इसको मानने वाले कहते थे कि यह विषय केवल मन का अध्ययन कर सकता है, किंतु कुछ समय पश्चात यह विचार भी अमान्य हो गया, क्योंकि मन अस्थिर होता है, उसे भी देखना संभव नहीं होता। तो पहली अवस्था आत्मा की अवस्था, दूसरी अवस्था मन की अवस्था। दोनों ही अवस्थाओं का अध्ययन संभव नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को ही देखना संभव नहीं था। ठीक है, तो अभी की बात करें, देखो हमने आज 2 अवस्थाएं पढ़ी हैं। पहली अवस्था आत्मा की, दूसरी मन की। मन में भी बहुत सी बातें आई, मन की स्थितियां भी कुछ अलग रही। तो मन क्या कहता है, या मन को किस तरह से पढ़ा जाता है, या किस तरह से पढ़ना संभव नहीं हुआ, तो ये सारी बातें साथ साथ चलती हैं। प्रत्येक स्थिति में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जो बता रही हूं वो ध्यान रखिएगा। अरस्तु की किताब कौन सी? डी एनिमा। किसकी शुद्धता की बात की? न्यूमा या प्राणवायु। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी? साइकोलॉजिया। स्किनर ने अरस्तु को क्या कहा? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अरस्तु को ही मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक। नॉर्मल स्थिति में पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक। और मनोविज्ञान विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजरा? 4 अवस्थाओं से। तो हमने पहली अवस्था को डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट हम कल पढ़ते हैं जो दूसरी अवस्थाएं हैं। तो कल हम सुबह इसी समय मिलेंगे। दोपहर को 4 बजे आपकी टीचिंग मेथड्स की क्लास होगी, तो सब बच्चे क्लास में जरूर पहुंचिएगा। तो हम मिलते हैं दोपहर को 4 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।